Broadly speaking, independent India faced three challenges. The first was to unite this country. The second was to establish democracy. And the third is to ensure proper economic development for well-being for every citizen or every person of this country. Now, coming on the first, we'll explain the first point. The first and immediate challenge was to shape a nation that was united, yet accommodative of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती थी कि इस देश को एक सूत्र के बांध में रखना, एकता के सूत्र के में बांधना। एक मोती की माले की जैसी है ये माला, इसमें बहुत सारी मोतियां हैं। कोई भी अगर धागा टूटा तो वो इसको नुकसान कर सकता है। क्योंकि भारत में दुनिया भर की भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन, रिलीजन, सारी चीजें फॉलो होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूनाइट दिस कंट्री. At that time, it was widely believed that the country full of such diversity could not remain for long. उस समय ये महसूस किया जाने लगा कि इतने बड़े डाइवर्सिटी स्केल पे कोई देश है तो उसका एक साथ रहना बड़ा मुश्किल है, ऐसा लोगों का कहना था. और द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड टू बी प्रूव इवन वर्स फियर. और जब भारत का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो ये डर और सताने लगा लोगों को. देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. फ्यूचर ऑफ इंडिया को लेके बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में आने लगे. एंड वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री? क्या भारत सच में एज ए यूनिफाइड कंट्री सर्वाइव कर पाएगा? वुड इट बी सो बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? क्या सच में भारत चुनौतियों को एक तरफ नजरअंदाज करते हुए चीजों को रख सकता है? वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रिलीजन एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज? क्या इसका मतलब ये भी था क्या कि हम सारी आइडेंटिटीज और उसको रिजेक्ट करते चल रहे थे? एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ वाज द इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? इंटीग्रेशन, जो इस देश को बांध में रखना है, उसके लिए भारत या सरकार को और क्या क्या तरीके से चैलेंजेस को फेस करना होगा. सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज टू यूनाइट दिस कंट्री बिकॉज इंडिया वाज अ diverse country. It has many languages, many religions, many regions. There are different cultures and tradition, and it's very important to unite this country because हम तुरंत आजाद हुए थे. ठीक है. The second challenge was to establish democracy. और जो दूसरा सबसे important challenge आ रहा था वो था to establish democracy. डेमोक्रेसी को establish करना मतलब प्रजातंत्र को स्थापित करना. You have already studied that the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. आपको पता है कि भारत की आज़ादी की जब नींव रखी गई तो उसमें पहली शर्त ये थी कि भारत में प्रजातंत्र रहेगा, भारत में लोकतंत्र रहेगा. इसका मतलब ये था डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. सो ये पहली एक शर्त रखी गई कि भारत आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आज़ादी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो ये कि इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए. तो डेमोक्रेसी होने का क्या मतलब था? पूरे लार्ज स्केल पे चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना. इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. दोनों डेमोक्रेसी के ही दो अलग अलग पार्ट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ Prime Minister is the real head of the executive, while in USA, President is the real head of the executive. He has all the powers. These features ensured that the political competition would take place in a democratic framework. A democratic constitution is necessary, but not to suffer or not to sufficient for establishing a democracy in a particular way. और इस तरीके से अगर आप देखो और समझो तो आपको ये समझ में आता है. The challenge was to develop a constitution practices. जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को देखें या बेहतर तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करें. तो जहाँ फर्स्ट चैलेंज ये था टू एस्टैब्लिश टू यूनाइट दिस कंट्री, द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. समझ में आया रिद्धिमा? Yes, sir. Okay. Now coming on the third topic, that is also very important. The third challenge was to ensure the development of well-being of the entire society.
not of some section. You know, when we got independence, पहले सिर्फ अपर क्लास या लोअर क्लास होता था. आज इंडिया में सबसे बड़ा क्लास है, दैट इज मिडिल क्लास. सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं. Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to the socially disadvantaged group and religious cultural communities. And the Constitution also set out directive principles of state policies, the welfare of goals that democratic politics must achieve. And the real challenge now was to evolve effective policies for the economic development and eradication of poverty. जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया वो ये उठाया कि भारत में जितने भी लोग हैं सबका प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. सिर्फ किसी एक वर्ग के बारे में ये बात नहीं है. इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पार्ट, इट्स एक्चुअली अबाउट द एडवांटेज और द बेनिफिट फॉर द एवरी पीपल, वेदर इट इज अ डाउन ट्रोडन पीपल, अ मिडिल क्लास पर्सन और एलीट क्लास पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन विल try to ensure that the development meant for everyone. Here again it clearly led ki yes, why we need to give more and more power and care to the disadvantaged group. बहुत ज़रूरी है हमें कि जो लोग निचले वर्ग से हैं या जो लोग एससीज एसटीज हैं या कुछ ऐसे हैं उनको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कराया जाए. आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 सीट्स रिजर्व हैं वुमेन के लिए. ये हमारे जो लोकल गवर्नमेंट में है. आपने ये भी पढ़ा है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी ये माना जाता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. पार्लियामेंट में भी 543 में लोकसभा में जो सीट्स हैं उसमें 121 रिजर्व हैं फॉर एससी एंड एसटीज. तो वो चीज़ें तब की चली आ रही हैं और आज तक फॉलो हो रही हैं. ठीक है. So these are the 3 challenges. First, to unite this country. Second, to establish democracy. Third, to ensure proper economic development for every well-being, for every person who is living in India. How did independent India respond to these challenges? आजाद भारत ने किस तरीके से इस challenges के प्रति respond किया? And to what extent did India succeed in achieving various objectives? और किस तरीके से भारत ने इन चीजों को अचीव करने की कोशिश की है? The entire book is an attempt to respond to these questions. ये पूरी की पूरी किताब या पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है वो आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश करेगी कि भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद का जो पूरा दौर था वो दौर कैसा रहा. दिस बुक इज पैरेलल टू द अदर बुक जो वर्ल्ड इकोनॉमी में. वहां भी आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर पढ़ा, 45-46 की घटना. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेंड टू बी 1962. वही चीज पैरेलली इस किताब में देखो तो हम भारत आजाद हो रहा है उसके बाद के चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं. आपको पता है इट टुक 2 years 11 months 18 days to complete our constitution. हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, लगभग 3 साल. और संविधान जब बन के तैयार हुआ फिर इसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया. और तब से लेके आज तक भारत में भारतीय संविधान के अनुसार ही चीजें हो रही हैं और वही चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं. In this chapter we focus on the first challenge of nation building that occupied the center seat in the years immediately after the independence. Particularly on this chapter, इस first chapter में हम जो भारत आजाद हुआ और पहले दौर में जो सबसे जबरदस्त उसने आजादी प्राप्त की, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को हमने पूरा डील करना है. बाकी नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में है. We begin by looking at the events that form the context of independence. हम सबसे पहले यही जानना शुरू करेंगे कि आजादी के तुरंत बाद कैसे चीजें हुई. This can help us to understand why the issue of national unity and security become a primary challenge at the time of the independence. और ये पढ़ने के साथ साथ हमें तुरंत ये पता चल जाएगा कि क्यों भारत में ऐसा रहा कि सबसे प्राइमरी जो चैलेंज बना वो बना इंडिपेंडेंस के टाइम में सिक्योरिटी एंड नेशनल यूनिटी. We shall then see how India chose to shape nation itself into a nation united by the shared history and the common destiny. This unity had to reflect the aspiration of the people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of the people. In this next 2 chapters, we shall turn to the challenge of establishing democracy and achieving economic development with proper equality and justice. So what the author or what this book is saying that we'll discuss basically on the first point
दैट इज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, टू यूनाइट दिस कंट्री। आपको पता है भारत आजाद होने के बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स, 565 देसी रियासतें भारत में मिली, तब जाके ये भारत बना, अखंड भारत जिसे आप कहते हो। अदरवाइज लोगों में या बहुत बड़े क्रिटिक्स या थिंकर में हमेशा डर रहा कहीं ऐसा ना हो ये भारत टूट जाए, अलग अलग और कंट्रीज बन जाए छोटे छोटे। लेकिन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये भारत, ये मुल्क, ये देश एकता के सूत्र में बंधा, और उसमें सबसे बड़ा श्रेय इनको ही जाता है। और आपने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके नाम पे गुजरात में बना, और इट्स अ रियल डेडिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीइंग अ गुजराती, वो चीज कितनी बेहतर तरीके से भी आपने देखी। वो गुजरात के थे और उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया, लौह पुरुष। और पता है आपको किसने ये टाइटल दिया? बारदोली एक जगह है उधर, वहां की फीमेल्स ने, वहां की औरतों ने उनको ये टाइटल दिया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो हियर वी डिस्कस अबाउट द 3 challenges of nation building.